अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं आपके? आपको पता है कि जैसे जैसे अभी फाइनल एग्ज़ाम की डेट करीब आती जा रही है और वैसे वैसे स्टूडेंट्स पे एक प्रेशर भी बिल्ड होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा अशद एहसास होता है टीचर्स के अंदर भी, वो है आपकी मॉक असेसमेंट या जिसको हम एवेल्यूएशन बोलते हैं। जितने भी सीनियर मेंटोर्स हैं, जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी पोजीशंस ली हैं, वो तमाम इस चीज़ की अहमियत को जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज़ मेंटोर सर नदीम शराजी साहब। थैंक यू सर। मैं जिस तरह सर गुलाम हुसैन को कहता हूँ ना, वो हमारे एचआर गुरु हैं, तो मैं अगर अपने एवेल्यूएशन गुरु अगर किसी को कहना चाहूँ तो वो हमारे नदीम शराजी साहब हैं। थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट जो हैं वो तो अल्लाह की पनाह मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं शराही साहब से पनाह मिल जाए, क्योंकि पेपर्स की जितनी सख्ती से कहना चाहूँगा या डिटेल से असेसमेंट शराही साहब करते हैं और जितना स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर उस पर फीडबैक देते हैं, बहुत कम टीचर्स इस तरह से फीडबैक देते हैं। तो हम सर का फीडबैक उस पर लेंगे कि जनरली स्टूडेंट्स की पहला क्वेश्चन ये है कि सर स्टूडेंट्स की मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं राइटअप में। सबसे पहला कि वो क्या आप समझते हैं कि जो वो मेजर गलतियां करते हैं जब वो कोई भी राइटअप लिखते हैं, पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो? सर सबसे जो बेसिक मिस्टेक है वो ये है कि एफपीएससी की डिमांड्स क्या हैं, स्टूडेंट उससे अवेयर ही नहीं है। अब जस्ट टिक या उसको क्रॉस लगा देना ये इवेल्यूएशन नहीं है। इवेल्यूएशन ये है कि अगर एफपीएससी आपसे उसकी मतलब रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, एफपीएससी की वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट की रिपोर्ट पढ़ी है कि इस सब्जेक्ट में जो हमारी डिमांड्स हैं वो एस्पायरेंट्स उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डिमांड्स नहीं फुलफिल करते। अब उसमें सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रेलेवेंस है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है ये। मतलब आप क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं करते। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने सोचा होता है मैं ये याद करके आया हूँ, मैंने यही लिखना है। जो चीज़ वो आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहे हैं, आप अगर उसके अकॉर्डिंगली आंसर उसको आर्टिकुलेट करके देंगे तो ये रेलेवेंस है। तो ये सर सबसे पहले उसको पता हो कि हाउ टू ब्रेक द स्टेटमेंट, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और उसके अगर पार्ट्स हैं डेफिनेटली। अब पीएमएससीएसएस के अगर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप डिस्कस करें तो उसमें वो पार्ट्स उसने दिए होते हैं, मतलब मेनली 2 पार्ट्स पे कंसिस्टेड होता है। अब उसमें जनरल उसका आइडिया क्या है, उसका स्पेसिफिक आइडिया क्या है। अब जनरल आइडिया आपको दे के कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि आप स्पेसिफिक आइडिया जो आपका जो फोकस पॉइंट है उससे आप हट जाए। तो उससे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एवेल्यूएशन नहीं करवाई होती उन्हें नहीं पता होता कि आप उसको किस तरह से टैकल करना है, उस पर किस तरह से पूरा वो जो आंसर है वो आर्टिकुलेट करना है। तो पहला तो सर रेलेवेंस हो गया और फोकस आपका। देन सर काफ़ी ज़्यादा इसमें इश्यूज हैं, मीन्स के क्लैरिटी नहीं होती है उसमें। स्टूडेंट्स की जो उनके स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनके राइटअप्स होते हैं, उसकी जो मतलब ओवरऑल उन्होंने लिखा होता है, अब जो बात वो उनके माइंड में क्या है वो बात वो अपनी राइटिंग से वो कन्वे नहीं कर पाते, क्लियर नहीं होती है उसमें। सर मैं कुछ इस तरह से भी कहूँगा कि फर्स्ट के जब मैं भी राइटअप चेक कर रहा होता हूँ कि वो बहुत जर्नलिस्टिक सी चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं। बस मैंने एक बच्चे को कहा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स पे नोट लिखें, तो उसने कहा देयर आर वेरियस फैट सॉल्युबल विटामिन्स, हालांकि वो 4 हैं। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अब असल में क्योंकि उसको एग्जैक्ट शायद पता नहीं था कि ये 4 ही होते हैं, तो उसने ऐसे घुमा फिरा के खुली खुली बातें करना शुरू कर दी। सर प्लीज कंटिन्यू। तो सर क्लैरिटी से हटके अब उसमें जो मेन चीज़ें हैं, अब सबसे पहले तो करेक्ट लिखा होना चाहिए। वो करेक्ट आप तब भी लिखेंगे जब आप मतलब एक एस्पायरेंट के वो उसके ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं होगी, उसकी ग्रामर जो है वो उसको पता होगा कि इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो वो यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप्स क्या हैं, उसमें डिफरेंट जो वैरायटीज़ वो आपसे मतलब एक एस्पायरेंट से डिमांड कर रहा होता है कि उसमें डिफरेंट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐड करके, इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं ना। तो एक्सप्रेशन की इंप्रूवमेंट ग्रामर के बेसिक रूल से है। अब जिसको अच्छे से पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, क्लॉज और फ्रेज क्या होती है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, अब ये सारी चीज़ें उसको अगर पंक्चुएशन का यूसेज सही से पता है, अब ये एक्सप्रेशन इंप्रूव करता है, इससे क्लैरिटी आती है। अब वो क्लैरिटी जो आपसे मतलब उस एस्पायरेंट से पूछा जा रहा है, अब उसके अकॉर्डिंगली अगर वो लिख रहा है, रेलेवेंस है, और देन वो कन्वे हो रहा है, वो बात जो कर रहा है वो टू द पॉइंट, वो पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ रही, इट्स क्लैरिटी। अब देन करेक्ट लिखना ये बता चुका हूँ, मतलब इस पर बात हम कर चुके हैं। अब देन ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका जो लिखा हुआ है। मतलब उसमें क्या ऑर्गेनाइज्ड किस सेंस में या किस कॉन्टेक्स्ट में कि जो आंसर आपने आर्टिकुलेट करना है वो आंसर
जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें जो पॉइंट्स वो रेज कर रहा है, उन पॉइंट्स को लेके आप उसको जो भी उसके आंसर में जो आइडियाज आपने टेक डाउन करने हैं, वो आइडियाज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड, वो कनेक्टेड होने चाहिए। आप दो उसको कनेक्टर्स लगा के कनेक्ट करो, या फिर उसमें सर वो एस्पायरेंट जो है वो कुछ ट्रांजिशंस यूज करे, या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह का यूज करे कि पिछला आइडिया अगले आइडिया से वो कनेक्ट कोहेरेंट भी हो। और जी। दूसरा ये है कि वो स्ट्रक्चर से ये भी सारे कहा जाता है कि जब क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, जब उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं तो उसी को आप डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं कि जी इस सवाल में क्या चीज़ें पूछी हुई हैं। अच्छा सर, आपके पहले क्वेश्चन से मेरे दिल में एक दो साथ में अलाइड क्वेश्चंस आ गए। आपने एक बात की जी कंडीशन सेंटेंस क्या है और ये वो, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाएंगे। परेशान हम नहीं करना चाहते उनको, धोखे परेशान तो वो होंगे। ठीक है, इंग्लिश जो है बच्चे कुछ पूछते हैं सर क्या आप साइंस के अंदर भी वो स्पेलिंग चेक करेगा हमारे, ठीक है, या ग्रामर और पंक्चुएशन चेक करेगा। तो क्या आप पोलिटिकल साइंस में ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन चेक करते हैं? सर आप माशाल्लाह राइटर हैं, आपने बुक लिखी है, ठीक है। जो भी राइटर होता है, अब वो दो किसी भी डिसिप्लिन से हो, वो पॉलिटिक्स से हो, वो इकोनॉमिक डिसिप्लिन से हो, वो सोशल साइंसेस से हो, सोसाइटी अपना कोई सोशियोलॉजी की मतलब अगर डोमेन से देखा जाए, तो उसमें क्या वो जो बात आप करना चाहेंगे, अगर उसमें वो स्पेलिंग करेक्ट नहीं होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होगा, तो क्या कन्वे होगी? नहीं होगी। क्या वो बुक समझी जाएगी? नहीं समझी जाएगी। सिंपल इज दैट। वंडरफुल। मैं बच्चों को समझा रहा हूँ जी, डेफिनेटली। ठीक है जी सर। अच्छा, तो द थिंग इज कि भैया स्पेलिंग की मिस्टेक, चाहे वो पोलिटिकल साइंस का पेपर है या पाकवेयर क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्पेलिंग और ग्रामर, स्ट्रक्चर और पंक्चुएशन का ख्याल सिर्फ इंग्लिश के पेपर में रखना है। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आप साइंस के पेपर में भी स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर एग्जामिनर काट लेगा। अच्छा सर, अब आपका आ जाता है बच्चे, कुछ बड़े होनहार बच्चे सर, बड़े ज़हीन बच्चे जो बड़ी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, वो समझते हैं हैंड राइटिंग क्या भाई, अब ये CSS का पेपर है, हैंड राइटिंग तो वो मैट्रिक इंटर में मैटर करती थी, यहाँ पे तो पैरों से भी पेपर लिख दें तो चल जाएगा। सर चल जाएगा पैरों वाला पेपर? अच्छा सर, इससे पहले ना एक बात मैं और गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये इस पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन में आते हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने मतलब बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई दर दर पे, कि मतलब डिफरेंट चीज़ें लर्न करने के लिए, तो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, मेंटोर्स के पीछे, कि यहाँ से नोट्स अच्छे मिल जाएंगे, यहाँ से वो मतलब वो बुक्स भी इवन शेयर करेंगे, वो लेक्चर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, ठीक है, उसका रिटन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिप्रोड्यूस कैसे करना है, किस तरह से उस कॉन्सेप्ट वो जितना भी एनरिच्ड होगा माइंड में, उसको टेक डाउन किस तरह से करना है, राइट डाउन कैसे करना है, आपने पेपर पे कैसे लेके आना है। अच्छा सर, गुजारिश ये कि ये 50% ऑफ द प्रिपरेशन है। अब 50% तो एस्पायरेंट वो जितना भी ब्रिलियंट होगा वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि वो जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करे कंटेम्परेरीली, वो उस मेंटोर के साथ या फिर सेपरेट इवैल्यूएशन जब किसी से करवाए, तो वो अपने रिटन पे भी काम करे, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये रिटन एग्जामिनेशन है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट ही है ना बेसिकली। अगर देखा जाए तो वो रिटन के जरिए से उसको जांच रहा होता है कि ये कितने पानी में, इसकी फैकल्टीज क्या है। अब सर कुछ टीचर जो है वो रिटन असेसमेंट करते ही नहीं है, फिर बच्चा क्या करे फिर? तो सर टीचर्स ये बच्चे ढूंढ सकते हैं कि अगर वही टीचर चेक कर दें, बाद में इवैल्यूएशन कर लें, करवा दें, मतलब उससे करवा लें, या मार्केट में कुछ ऐसे टीचर्स हैं लिटरली स्पीकिंग। वैसे तो हम भी मतलब कर रहे होते हैं, हमारी इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है, बट ये है कि आप यू कैन ज्वाइन वेरियस अदर टीचर्स, आपको पता चल जाएगा कौन सा टीचर कितनी असेसमेंट्स कर रहा है। जी बिल्कुल, लाजमी करवाएं। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ रिटन पे भी साथ काम नहीं जो करेगा, वो बिल्कुल ये माइंड से निकाल दे कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि वहां पे आपने इम्प्रोवाइज करना होता है। वहां पे जो भी आपका कॉन्सेप्ट है एज पर क्वेश्चन आस्क्ड, वो उसको इम्प्रोवाइज एट द स्पॉट करना होता है। तो इसकी पहले प्रैक्टिस नहीं होगी तो लिख नहीं पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बात सर आपने रिटन की अपना उसकी राइटिंग की। अब राइटिंग डेफिनेटली एक आप जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उस पर वो उनका स्टांस ये है कि हम इस राइटिंग से तो हमारा कोई मसला नहीं है, मतलब पाँव से भी लिख देंगे तो वो कॉन्सेप्ट देखता है। तो आप खुद ही इस तरह से करें कि कोई किसी दूसरे बंदे जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसका राइटअप पढ़ें
और एक अच्छी राइटिंग वाला है उसका राइटअप पढ़ें। आपकी जो साइकी है ना वो आपको आंसर करेगी कि आप जो अच्छा लिखा हुआ है, मतलब जिसकी राइटिंग आपको कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है, हाँ। अब उसने अच्छा प्रेजेंट, उसकी जो आउटलुक है वो अच्छी है, वो खूबसूरत राइटिंग है, तो आप खुश होकर उसे पढ़ेंगे। और बुरी राइटिंग वाले जिसकी आपको समझ नहीं आ गई, अच्छा ये वर्ड जो है वो कॉन्टेक्स्ट लिखा है या कुछ और वर्ड लिखा है, तो वहां पे मसला होगा। अब ये एग्जामिनर की साइकी जो है ना उसको, अब प्रेजेंटेशन सर जो बनाते हैं ना, कहा जाता है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब एक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज है और एक ओवरऑल उस पेपर की आउटलुक को भी प्रेजेंटेशन कहते हैं कि वो किस तरह से उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ये ओवरऑल जब देखते हैं पेपर को तो आपको कैसा नजर आता है? जी दिल खुश हो जाए। अब ये चीजें क्यों करते हैं, ये बेसिकली उसकी साइकी के मुताबिक। वैसे अगर देखा जाए सर, ये इट्स अ फैक्ट एंड इट्स 100% फैक्ट। कोई भी अगर वीडियो देख के इसको रिबट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसका आंसर लॉजिक कोई मिलेगा नहीं जो मैं लॉजिक देने जा रहा हूँ। इसके बिहाइंड लॉजिक सर ये है कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है, इंग्लिश रूल्स हैं, बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड रूल्स जो हैं, उनके मुताबिक ये हेडिंग्स सब हेडिंग्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो हमारा, ये आप मतलब लिटरली स्पीकिंग इल्मी अपना या बेसिकली उर्दू बाजार का कॉन्सेप्ट है, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। अब जो टीचर ये बात करेगा, सारे कहेंगे कि ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बात इसके खिलाफ करे, तो इसके पास जाओ ही नहीं। लेकिन इस बात को विद लॉजिक समझना है कि आप अच्छी जो बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कभी वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे मिलती हैं आपको? स्टैंडर्ड रूल्स तो वो हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अलावा सर तो कोई बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट। अच्छा सर, अगली बात जो है वो जरूरी है, चाहिए। अब वो बुक्स आपको, स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक्स वो आपको मिलेंगी, वो पैराग्राफिंग स्ट्रक्चरिंग उसकी जो पैराग्राफिंग होगी, चैप्टराइजेशन जरूर होती है, लेकिन जी जी। अब जिस इंडिविजुअल को, जिस एस्पायरेंट को पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पता है ना, तो वो उसकी बेसिस पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वहां से निकाले। कैसे कि पैराग्राफ जो है उसमें क्या होता है, मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया उसका स्पोर्टिंग आइडिया होता है, उसके बाद स्पोर्टिंग आइडिया को डिफरेंट एविडेंसेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स से सपोर्ट करके उसको प्रूव किया जाता है, देन कंक्लूड किया जाता है। तो यही तो आपका बेसिकली पूरा आंसर है। इसी तरह से तो आपकी मेन हेडिंग, आपका मेन आइडिया होना चाहिए। एक एस्पायरेंट जो उसमें सब हेडिंग्स दे रहा है, वो सब हेडिंग उसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो मेन हेडिंग आप देखें कि उससे वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो कन्वे हो रहा है कि बात क्या अंदर की हुई है उसमें जो लिखा हुआ है, तो सिंपल ये एक तरीका है, मतलब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ठीक है, आप बनाएं, ठीक है। उससे सर ये होता है कि आपके सामने भी कोई पेपर आएगा ना, वो अगर वो पैराग्राफ्स लिखे होंगे तो आप इरिटेट होंगे थोड़ा, क्योंकि हमारी साइकी का पार्ट है वो, हमारे कॉमन सेंस का पार्ट बन चुका है कि जी हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बगैर नहीं लिखना, तो इसलिए जरूरी है। लेकिन उसको पैटर्न्ड लिखें एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आप अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को लिखें, तो आपकी वो जबरदस्त प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, अब इसमें सर बड़ी छोटी छोटी बच्चेगाना सी चीज़ें हैं, हालांकि बट बच्चों के सवाल होते हैं, हाशिया लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है जी सर। और उसके बाद मार्कर का इस्तेमाल। अच्छा, कलर का मैं थोड़ा सा खुद ही बताता हूँ, क्योंकि लिखा होता है पेपर के अंदर के ब्लैक एंड ब्लू कलर ही इस्तेमाल करना है, और लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। और हाशिए के मतलब साहब प्रेजेंटेशन में आ जाता है ना वो चीज़ की, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप पेपर को, उसके मतलब आप क्या कहेंगे आप? सर मेरे मुताबिक तो मार्जिनल लाइंस जो है वो मस्ट है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक सिमेट्री रहती है दोनों साइड पे ना, वो जो आपके वर्ड्स हैं वो बाहर नहीं जाते, वो पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत इफेक्टिव आपका, वो अगर मार्जिनल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन अगेन वो प्रेजेंटेबल होगा, बहुत अच्छा होगा। सर हम आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। जी सर। साइंस का पेपर, मतलब मैं तो, कोई बच्चा अगर लिखता है ना इंट्रो और कंक्लूजन, मैं कहता हूँ भाई जी कौन लोग हो तुसी, मतलब ये कोई मैंने डिबेटेबल को क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या? सही है। मैंने पूछा है कि जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क बताएं, आप कहते हैं जी इंट्रोडक्शन, सही है। फिर आप नीचे लिखते हैं कंक्लूजन, ठीक है, ठीक है। हर पेपर की अलग स्कीम है, डिमांड है, हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड है। पॉलिटिकल साइंस को आप कैसे देखते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिक डिमांड्स हैं इसके राइटअप में? सर डेफिनेटली जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, वो आप बेहतर जानते हैं किस तरह से आप उसे प्रेजेंट करेंगे। मैंने भी सीएसएस के पेपर्स में उसको प्रेजेंट किया था, मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसकी प्रेजेंटेशन, दूसरा अगर जिस पॉलिटिकल साइंस है इसकी प्रेजेंटेशन,
और ऐसे का पेपर उसकी प्रेजेंटेशन, तीनों फर्क है, ये फर्क है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है। अब ऐसे में जो इंट्रो लिखते हैं, अब बाज स्टूडेंट्स उसी के बेसिस पे उसी को फॉलो करके दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लाम, इनके इंट्रो लिख रहे होते हैं, तो उसी पैटर्न पे लिख रहे होते हैं कि वो जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इंट्रो वो उसकी लेंथ और है, उसकी स्कीम और है, ऐसे के इंट्रो की इसकी स्कीम और है। अब जो स्कीम सर जो स्टार्ट में जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो इंट्रो और कंक्लूजन इज मस्ट, इसकी स्कीम जो है उसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी जा रही होती है, उस क्वेश्चन स्टेटमेंट पे जो एक उस एस्पायरेंट का अपना एक आप कह लें कि ओपिनियनेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे, ठीक है, उसका थीम, उसका जो आप कह लें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रो होता है। अब वो जो पॉइंट्स रेज करता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, वो सारे, वो पार्ट 1 है क्वेश्चन स्टेटमेंट का, पार्ट 2 है, वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में वो सारे वहां पे होने चाहिए, ठीक है। उसमें एक भी मिसिंग है तो इंट्रो इज इनकम्प्लीट, बिल्कुल सही। और ये स्कीम सर जनरल एबिलिटी से हटके उससे क्या नाम है पंजाबी से हटके कुछ सब्जेक्ट्स और हैं उनको निकाल के बाकी सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन सब पे ये स्कीम अप्लाई होती है, सही है। तो इंट्रो आप मतलब एक एस्पायरेंट लिख रहा है तो अच्छे से, अब इंट्रो में जो पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं आंसर के तौर पे, वही आप उस एस्पायरेंट की मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स बनेंगी टिल कंक्लूजन। इंट्रो में जस्ट ये है कि इंट्रो में जस्ट इल्यूड करना होता है, मींस के उनको मेंशन करना होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना होता, उसको एग्जांपल्स के साथ प्रूफ नहीं करना होता, वो क्योंकि एक थीम है उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के आंसर में, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। देन प्रॉपर उसके ऊपर बात की जाती है, उसकी बॉडी जो है, मतलब सारी इंट्रो के बाद जो बॉडी आती है, मींस के उसकी मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स एज पर दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट, देन उसे कंक्लूड कर दिया जाता है। गुड हो गया। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। अदर देन दैट कोई अगर आप समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में या आप क्या बच्चों को रिकमेंड करेंगे? क्योंकि वैल्यूएशंस पे हम बात करें कि बच्चों को वैल्यूएशंस लाजमी करवानी चाहिए, अभी मॉक असेसमेंट्स लाजमी करवाने चाहिए। कोई फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड? सर फाइनल वर्ड अगेन यही है कि कॉन्सेप्ट्स पे जस्ट रिलाई नहीं करना, और कॉन्सेप्ट भी आपका वो नहीं होना चाहिए कि जो हर कोई, जिस तरह से कहीं नोट्स मिल गए हैं तो नोट्स पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कुछ प्लेटो के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं, तो वो इनफ नहीं है सर। कॉम्प्रिहेंसिव वे में अब प्लेटो का होलिस्टिक जितना भी उसकी फिलॉसफी है, उसके जितने भी थ्योरीज कॉन्सेप्ट हैं, उनकी एप्लीकेशन तक, आज के एरा में उसकी एप्लीकेशन तक उसका होलिस्टिक वे में पता होना चाहिए, ठीक है, और उसी को पता होगा जिसने थॉरली उसको पढ़ा हुआ है। तो पहले तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो एनरिच्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 110% होनी चाहिए, सही है। तब जाके दूसरी चीज जो आती है वो रिटर्न आता है, मींस के स्ट्रक्चर, ओवरऑल उस स्ट्रक्चर पे आप लिखें, वो जो डिमांड्स एफपीएससी की हैं उसके मुताबिक लिखें, और देन वो आप तभी कर पाएंगे जब कहीं से इवैल्यूएशन करवाएंगे। वो इवैल्यूएशन आपके सामने, मतलब आप खुद देखें, आंखें खुली रखें, आपको पता चल जाएगा कि जो टिक और क्रॉस लगा रहा है ना जस्ट, ठीक है, वो आपकी इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन वो है कि जो क्रॉस कर रहा है वो बताए कि यहाँ पे करेक्ट या वो चीज एक्चुअल क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन आपको आप डिस्टिंक्शन देगी दूसरों से, और इवैल्यूएशन से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वंडरफुल जी। स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि एवेल्यूएशन के रिलेटेड या स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट शिराज साहब कि वो कमेंट्स में इसका इंशाल्लाह आंसर दे देंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।